हेलो फ्रेंड्स, वरदायनी एकेडमी की यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आपको पता है हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास चल रही है, जिसमें आज हमारी तीसरी क्लास है। ठीक है, तो देर न करते हुए आज स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है जो कि डिसीज़ वाले चैप्टर से आया हुआ है। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है कि इनमें प्रभावित अंगों को सम्मिलित करना है। तो पीलिया जो है वो किससे है, रेबीज किससे है, एड्स किससे होता है और फाइलेरिया किस अंगों को प्रभावित करते हैं। तो मैंने कल पढ़ाया था आपको एड्स किसको करता है, इम्यूनो सिस्टम को, है ना। क्योंकि एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स का फुल फॉर्म होता है और ये जिस वायरस से होता है उसका नाम होता है HIV। और ये जिस अंगों को प्रभावित करता है तो WBC से रिलेटेड क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र। आगे क्या है इसका, पीलिया तो आपको पता ही होगा, ये यकृत को प्रभावित करता है। जबकि रेबीज जो करता है वो रेबडो वायरस से करता है और वायरल डिसीज है, तो ये नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। और फाइलेरिया लिम्फ ग्रंथि को प्रभावित करता है। इस तरह से हम इसका अगर मैचिंग करें तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए। कैसे, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला मैच कर लेते हैं। पीलिया का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। और रेबीज का क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। और एड्स का हो जाएगा दूसरा और फाइलेरिया का हो जाएगा पहला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो दूसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना उसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये किसका है, भावात्मक क्षेत्र का। भावात्मक को बोला जाता है इवैल्यूएशन। पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। तीसरा क्वेश्चन है जल संग्रहण, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि जल संग्रहण के संबंध में वहाँ की क्षेत्रीय भाषा अनुसार कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे हम बता दें कि ये फैक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे, ये ज़रूर है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। राजस्थान में जो पानी है वो पानी का जो जल संग्रहण है उसे खादिन कहा जाता है। आपने बाबरी बर्ड सुना होगा, बाबरी, है ना, कुई सुना होगा, कुई, ये सब राजस्थान के हैं मुख्य इम्पोर्टेंट। बिहार में जो पानी संग्रहण का क्षेत्र है उसे कहा जाता है आहार। कर्नाटक में जो कांदी है ये गलत है, इसे कहा जाता है जल अमृत। क्या कहा जाता है इसके संग्रहण क्षेत्र को, जल अमृत। जबकि कांदी क्या है, ये पश्चिम बंगाल में म्यूनिसपालिटी, नगर पालिका को कहा जाता है कांदी, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और तमिलनाडु का एरिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये पूछ रहा था कौन सा कथन गलत है। ऐसे क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने होंगे, इसको नोट में नाम लिख लेना, या आगे आपको जरूर देखने को मिलेंगे। स्मॉग बनता है, स्मॉग क्या है, तो स्मॉग धुएं तथा कोहरे से बना हुआ जो है वो क्या होता है, धुंध होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से फिर सम्मिलित करना। अच्छा टॉपिक, आज का जो प्रैक्टिस सीरीज है वो बहुत अच्छी है, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, देखो मिलाते हैं, कौन से जीव किस में रहते हैं इसको ध्यान रखेंगे। मछली किस में होती है, एक्वेरियम, चलो हमने इसको मिला लिया, एक्वेरियम में होता है। तितली, केचुआ, साक छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, ये होते हैं हर्बेरियम में। तो अगर मैं इन दोनों को मिला लिया तो अब ठीक है। अब लग रहा होगा सर इसका वाइवेरियम क्या होता है और टेरियम क्या होता है। तो हम इन दोनों से ही एलिमिनेट करना देखते हैं कि हम क्या दोनों से एलिमिनेट कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को। अगर हम दोनों को कर पा रहे हैं तो फिर बढ़िया है। देखते हैं, जो मछली है ये क्या हो जाता है, छुट्टी हो जाती पीढ़ी। तो यहाँ पे देखो, केचुआ रहता है आपका टेरिटेरियम में, और तितली रहती है बाईवेरियम में। जबकि मछली एक्वेरियम में देख ही लिया, साक हर्बेरियम। तो मछली का क्या हो जाएगा, एक्वेरियम, तो पहले का हो जाएगा तीसरा, केचुए का हो जाएगा चौथा, तितली का हो जाएगा आपका दूसरा, और साक का हो जाएगा पहला। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1, तो इस विकल्प का आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस सेट पेपर को ध्यान से लगाएंगे। सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है, आपको पता ही होगा। आयोडीन, जो भी शैवाल होती हैं वो सब आयोडीन का प्रमुख स्रोत होती है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी होती है, अल्बा शैवाल सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो सलाद के रूप में यूज की जाती है और इसमें आयोडीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। अगला है मोनाल। मोनाल उत्तराखंड के मोनाल उत्तराखंड के किस राज्य उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राजकीय पक्षी है।
तो आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का है, हिमाचल प्रदेश का है। अगर किसी बच्चे को अरुणाचल प्रदेश के राष्ट्रीय पक्षी पता है तो वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ओजोन। देखो कल भी परसों भी इससे क्वेश्चन हर शिफ्ट में आता ही है, इसलिए उसको ध्यान रखेंगे। ओजोन परत की मोटाई जो होती है वो डॉप्सन इकाई से मापी जाती है, डॉप्सन से, जबकि डेसिबल ध्वनि से होता है। ये क्वेश्चन रिपीट होता है इसलिए, ठीक है। और इसके लिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। और इससे संबंधित प्रोटोकॉल कौन सा है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। कौन सा है? मॉन्ट्रियल। कब हुआ था? 1987 में इसकी ये पहला सम्मेलन हुआ था, ठीक है। यह ध्यान रखेंगे हम लोग। अगला है सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है? सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरणीय, सामाजिक, ग्रामीण विकास में मदद उद्देश्यों से वनों का प्रबंधन सामाजिक वानिकी का मुख्य उद्देश्य। बस यही डेफिनेशन है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इससे सरल क्वेश्चन होंगे। चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी, आपने सुंदरलाल बहुगुणा सुना होगा, और एक आमटे करके हैं, बाबूराम आमटे ऐसी कुछ नाम है, तो वो भी है। नो आमटे नहीं है, वो चंडी प्रसाद भट्ट, हाँ ये चंडी प्रसाद भट्ट हैं। और चिपको आंदोलन किस गांव से प्रारंभ हुआ था? तो रैणी गांव, त्रिपाक, हट गांव, मानवती। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। जो भी स्टूडेंट इसके बारे में थोड़ी बहुत भी एक्स्ट्रा नॉलेज जानते हैं तो ज़रूर लिखें, क्योंकि मैंने आपको चिपको आंदोलन के बारे में यहाँ लिखवाया है कि ये कब हुआ था। तो ये हुआ था 1974 में। तो किससे संबंधित है ये आपको पता ही है। अब इस क्वेश्चन का आंसर हमें आप खुद बताएंगे, इसको हम आपको होमवर्क समझ के डालते हैं। और जो बच्चे हमारे पढ़ते हैं वो इस क्वेश्चन को ज़रूर आंसर देंगे, जिससे हमें पता चले कि हाँ आप लोगों ने इस वीडियो को देखा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए, जब ध्रुवों से, ये भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ रहे हैं, नीचे की ओर बढ़ रहे हैं, नीचे की ओर बढ़ रहे हैं, तो पूछ रहा है जब वित्ता का मान क्या होगा? तो आपको इसका विकल्प का आंसर देना है। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर चेक कर सकते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000, एक 1975 से भी क्वेश्चन आता है, 2005 से भी क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन आया है सन रूपरेखा 2000 से। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा के समूह में स्थान दिया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो तीसरी से पाँचवीं कक्षा तक की पर्यावरण अध्ययन के रूप में इसको ईवीएस के रूप में इसको जोड़ा गया है। आपको पता होगा क्लास 3rd से 5th तक ईवीएस पर्यावरण वाला सब्जेक्ट अलग से मिलेगा। तो ये किस रूपरेखा का हिस्सा है? तो रूपरेखा 2000 का है, ठीक है। तीसरे से 5 तक क्या होगी? ईवीएस होगी। इसके बाद साइंस बन जाती है। अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है, भारत में किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं देखने को मिलती हैं? तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, ये कहाँ होंगी? हिमालय, क्योंकि यहाँ पे दो प्लेटें आपस में जब टकराई हैं तो हिमालय का निर्माण हुआ है। तो इन दो प्लेटों में हमेशा क्या होता है? कंपन होता है, जिससे क्या होता है? भूस्खलन ये जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। और अगर किसी बच्चे को इसके बारे में पता है तो हमें बताएं, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी के बारे में बताएं, और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी के बारे में बताएं, ठीक है। ऐसे पता चलेगा कि हाँ आप लोग वीडियो को देखते हैं। हल्दी पाउडर जो है कुरकुमिन येलो, मतलब क्या है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? हमने उस दिन चर्चा भी की थी कि आपने ज़्यादातर क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में सुना होगा, CFC गैस के बारे में। इसका दूसरा नाम क्या होता है? फ्रियोन होता है। तो इसका आंसर भी ये सही है। अगला क्या कह रहा है? ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित है, बिल्कुल सही है। कंटूर कृषि भूमि अपरदन से संबंधित है, इसको ध्यान रखना है। तो अब इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा आंसर गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंटूर कृषि जो है ना, भूमि अपरदन से संबंधित नहीं है, क्योंकि कंटूर विधि क्या है? कृषि विधियों में क्यारियां बनाकर खेती की जाती है, क्यारियां बनाकर खेती की जाती है। तो कंटूर कृषि किससे संबंधित है? क्यारियां बनाकर खेती करना, ना कि भूमि अपरदन से संबंधित है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाता? बता दें, नहीं फिर भूल जाओ आप लोग। इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला है, सजीवों में ऑक्सीशोषण की प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा बनती है? बिल्कुल आपको पता होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 28 किलो कैलोरी, ठीक। 28 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है सजीवों में ऑक्सीशोषण की क्रिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीवों में ऑक्सीशोषण की क्रिया के दौरान कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो आंसर हो जाएगा 673 किलो कैलोरी। ATP पूछेगा तो 38 ATP बनती है, 38 ATP बनती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 673 किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है, कौन करता है? तो आपको पता है, मैंने कुछ दिन तीनों सीटों में ये क्वेश्चन आया हुआ है।
तो देखेंगे सीस्मोग्राफ, सीस्मोलॉजी और रिक्टर स्केल, ये सब भूकंप से संबंधित शब्दावली हैं, तो उसको एक बार ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन है सीरीज का, मानव पर्यावरण संबंध में एक संकल्पना है, तो इसकी क्या है, धनात्मक संकल्पना है। अब इसको थोड़ा सा क्या समझना है कि इसके जो पर्यावरण के दो फैक्टर हैं, एक जैविक और अजैविक, कहीं ना कहीं ये मानव है ना, दोनों को थोड़ा सा मैनेज करके चलता है, इसलिए इसको धनात्मक संकल्पना के आधार पर बांटा है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं, क्योंकि वे वह विस्तृत रूप से फैले होते हैं, वे मृदा से जुड़े होते हैं। अगला हो जाएगा इसका, वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं, उनमें जड़ें होती हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत कर देते हैं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं, क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत कर देते हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा है। उस दिन क्वेश्चन कुछ क्या था, बस थोड़ा सा घुमा के पूछा था उसने, क्या पूछा था, पार्ट में पूछा था, 1/4 पूछा था और 3/4 पूछा था। इस बार उसने परसेंटेज में पूछा है, तो दोनों को याद रखना है। इस बार कितना है, जल 70% है, जबकि 30% पे भूभाग है। चलिए अगला कह रहा है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया है कि यमुना के जल की गुणवत्ता कम से कम ग्रेड C स्तर पर बनाए, जिससे उसे लोगों के पीने योग्य बनाकर उपलब्ध कराया जा सके। उक्त कथनानुसार ग्रेड C का स्तर क्या बता रहा है, इसका मतलब है कि औसत दर्जे का प्रदूषित जल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, जिसको आपको इसकी जो एक क्लास होगी जिसमें जल जो टॉपिक है वहाँ पे हम उसको समझाएंगे, फिर उस क्वेश्चन को यहाँ से इंटरलिंक करा के कभी किसी दिन हम ये क्वेश्चन उसी में जोड़ देंगे, अगली जो टेस्ट सीरीज होगी, अभी नहीं और कभी, फिर उसमें एक्सप्लेन ज़्यादा अच्छे से कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपको इस क्वेश्चन को रट लेना है, समझ लेना है, ये जल वाला टॉपिक से आता है। इसलिए बाढ़ से समुद्रभित पौधे मर जाते हैं, आपको पता ही होगा, ये तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है कि बाढ़ के कारण ये समुद्रभित जो पौधे होते हैं वो क्यों मर जाते हैं, क्योंकि पौधे का जो कोशिकीय रस होता है ना, कोशिकीय रस वो सांद्र हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। कोशिकीय रस क्या होता है, जो कोशिका के अंदर साइटोप्लास्ट भरा होता है, साइटोप्लाज्म। अगला क्या कह रहा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, भैया आपको पता ही होगा, असम में है, और ये किसके लिए जाना जाता है, एक सींग वाले गेंडा के लिए यह जाना जाता है। अब हमें बताएं कि हंगुल किन राष्ट्रीय उद्यानों में देखने को मिलते हैं और किस राज्य में है। अगला हो जाएगा पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, और मैंने ये भी बताया कि ये इसकी घोषणा कब की गई थी, 5 जून 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन में इसका पहली बार घोषणा की गई थी, और पहली बार मनाया कब गया था, 1974 में सबसे पहले पर्यावरण दिवस मनाया गया था। चलिए अगला है, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है, ह्यूमस के निर्माण में कौन सहायक है, तो उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। होते क्या है, ह्यूमस क्या होती है, मिट्टी की वो ऊपर वाली लेयर जिसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें पौधे ग्रोथ करते हैं, तो ये किसके द्वारा होता है, तो ये उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक तीनों के द्वारा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्या है, DDT पहली बात तो ये आप समझ लें कि यह एक अजैविक घटक है, क्लियर, एक अजैविक घटक है, और ये कैसा है, निम्नीकृत प्रदूषक है, निम्नीकृत, सबसे खतरनाकों में आ जाते हैं ये क्या करते हो, ये देखो, इसका पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, DDT का फुल फॉर्म तो लिख सकते हो, डाई क्लोरो, लिखने में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, पेन नहीं चलेगा अच्छे से, तो बोले दे रहे हैं, आप सुन के लिखें, डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो एथेन, डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो एथेन। तो DDT जो कि क्या है, एक अजैव निम्नीकृत प्रदूषक है, ठीक है, अजैव निम्नीकृत प्रदूषक है। इस जब प्रदूषक टॉपिक पढ़ेंगे प्रदूषण, वहाँ पे DDT के बारे में और बहुत से जो अजैविक निम्नीकरण है और जैव निम्नीकरण प्रदूषक हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता, कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी भी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा। इसके बारे में
ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या किसे कहते हैं? वायुमंडल की सबसे निचली परत किसे कहते हैं? क्षोमंडल। अब पूछा जाए किस मंडल में मौसमी घटनाएं होती हैं, तो आपको पता होगा क्षोमंडल में मौसमी घटनाएं होती हैं। मौसमी घटनाएं होती हैं तो आपको पता होगा क्षोमंडल में मौसमी घटनाएं होती हैं। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी हो जाएगी? क्षोमंडल, क्योंकि इसमें क्या होता है? मौसमी घटनाएं होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का कारण निम्नलिखित में से किसकी सांद्रता में वृद्धि है? तो SO2 और NO2 में। ठीक है, NO2 और SO2 के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेड डाटा बुक में सम्मिलित हैं विलुप्त हो रहे जीव। आपका होगा सर हाँ यही केला सही है, लेकिन नहीं। आपत्तिग्रस्त जीव बिल्कुल, सुवेद जीव, संकटापन्न जीव, ये हम लोग काफ़ी जीवों के बारे में पढ़े हैं। अति संकटग्रस्त जीव होते हैं, और भी जैसे कि कम चिंतनीय जीव हैं, इनके हम लोग पेज पढ़े हैं अलग अलग। गुलाबी कलर का पेज, हरे कलर का, लाल कलर का, है ना, ये सारे जीव। अब इसमें से कुछ थोड़े से मिसलिनियस क्वेश्चन निकालें कि रेड डाटा बुक कब जारी हुई थी? 1963 में। किसने की थी? IUCN ने। IUCN का फुल फॉर्म पीछे बता चुके हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। यहाँ से कुछ ऐसे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक चारण का परिणाम है। चारण क्या होता है? अधिक गाय या भैंस किसी शाकाहारी जंतुओं द्वारा जमीन के चारा या पेड़ पौधों को चर लेना। तो इससे क्या हो सकता है? मृदा प्रदूषण हो सकती है, ताप प्रदूषण हो सकता है, जलवायु परिवर्तन हो सकती है, या मृदा अपरदन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मृदा अपरदन का हो जाएगा, ना कि मृदा प्रदूषित होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए टॉपिक हमारा खत्म होता है। आशा करते